Hello everyone. In today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2. Already we have solved question number 1 from the equation point of view. Let us take the next. Open your textbook and come down. To this particular page. So here in page number 36 from the textbook, we have question number 4 in front of us. Give the accounting equation for the following transaction. Total 7 transactions we have. Okay. So we will start with transaction number 1 here. We will write Nima started business with cash. Nima started business with cash. Okay. अच्छा कैश क्या अमाउंट है ₹60,000. तो नीमा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया कैश. व्हाट इज कैश? कैश इज एन असेट. तो बोलिए असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट इंक्रीज हुआ है ना. तो हम यहां पर लिखेंगे 60,000. ओके. ओके. तो यहाँ पर क्या कोई लायबिलिटी जनरेट हुई? नहीं. क्या कैपिटल आया? यस, कैपिटल इज देयर बिकॉज जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से क्या जनरेट होता है? कैपिटल. ठीक है, अंडरलाइन करेंगे. एंड वी विल टेक द टोटल हियर 60,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? नील प्लस 60,000. This is the total, right? Now next one, number 2. नंबर 2 में क्या हो रहा है? देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया. रुपीज हाउ मच? 2,000, राइट. तो ये आपके बिजनेस में हुआ क्या? आपके बिजनेस से 2,000 गया. कहा गया? आपके ही अकाउंट में गया, है ना. किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं गया. तो एक एसेट गया तो दूसरे एसेट में आया. तो क्या यहाँ पर ट्रांजैक्शन लायबिलिटी में हुआ? नहीं. कैपिटल में हुआ? नहीं. सिर्फ किसमें हुआ? असेट में. तो असेट में से हम पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्योंकि हमारा कैश गया 2,000. ठीक है. और बैंक में अमाउंट रिसीव हुआ. क्या करेंगे? वी विल ऐड. हाउ मच? 2,000. यहाँ पे कोई इफेक्ट? नो इफेक्ट. कैपिटल में कोई इफेक्ट? नो इफेक्ट. ठीक है, अंडरलाइन एंड टेक द टोटल. Total will also remain same, 60,000 equals to this one nil, add and 60,000, right. So third one, additional capital, we will write here. Third one, additional capital brought by Nima. रुपीज एडिशनल कैपिटल आया, अमाउंट 7,000. अभी देखिए, जो हमने
यहाँ पर फर्स्ट 60,000 लाई थी, तो जो इफेक्ट पास किया था ना, सेम इफेक्ट यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, कैपिटल ही है। तो कैश आया, ठीक है, वी विल ऐड हियर, ऐड हाउ मच, 7,000 कैश आया, और वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल है। अगेन वी विल ऐड हियर 7,000, राइट? नो लायबिलिटी टिल नाउ। Underline it and take the total 67,000 and 67,000. Number four, purchase goods from Verma worth rupees 10,000. So we will write purchased goods from Verma worth rupees 10,000. ओके, तो यहाँ पर वर्मा से हमने गुड्स परचेस किया। एनीवेयर इट इज मेंशन दैट वी हैव पेड इन कैश, नोवेयर मेंशन। तो व्हाट वी विल अज्यूम कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स व्हाट, गुड्स तो परचेस किया है बट पेमेंट इज स्टिल पेएबल, स्टिल इट इज पेंडिंग, अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है। तो हमारे पास गुड्स आया, गुड्स आया मतलब हमारा असेट है, असेट इंक्रीज हुआ। सो प्लस हाउ मच, 10,000, 10,000 का असेट आया। क्या हमने पेमेंट कर दिया है? आंसर इज नो, पेमेंट इज इट इज स्टिल पेंडिंग, पेंडिंग है तो लायबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 10,000 एंड हियर नील, ठीक है। टेक द टोटल, अंडरलाइन इट, हियर वी विल गेट 77,000, similarly here 10,000 and 67,000 at the end. So 77,000 equals to 10,000 plus 67,000, right? Number 5. So fifth one is sold goods to Karma. Sold goods to Karma. So in the similar way, यहाँ पर भी मेंशन नहीं है कि हमें पैसा मिला है या नहीं मिला है, राइट? तो व्हाट वी विल कंसीडर कि पैसा नहीं मिला है, इट इज स्टिल रिसीवेबल, आना बाकी है। तो पहली बात तो गुड्स गया, मतलब हमारे पास से असेट जा रहा है। क्या करेंगे? वी विल माइनस हाउ मच, 7,000, 7,000 का गुड्स गया। दूसरी बात, उससे पैसा आना बाकी है, तो वो हमारा क्या है, डेटर, असेट है हमारा, असेट है तो असेट इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, क्योंकि पैसा आएगा, कितना आएगा, 7,000, राइट? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी नील, अंडरलाइन। तो टोटल विल रिमेन सेम। ओके, नंबर 6, क्या ट्रांजेक्शन है? पेड कैरियज 5,000, कैरियज पे किया हमने, पेड कैरियज ₹5,000। नाउ वन थिंग इज व्हाट, कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है तो असेट रिड्यूस हो रहा है, लेस 5,000, 5,000 रिड्यूस हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये जो कैरियज है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपिटल विल डिक्रीज। तो कैपिटल में से भी हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस, तो लेस 5,000 फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, लायबिलिटी में नील।
underline, take the total 72,000 equals to 10,000 plus 62,000. थोड़ा सा फॉर्मेट को और एक्सटेंड कर देते हैं. तो नंबर 7th नंबर देखो क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200. वेरी इजी. 200 का हमें इंटरेस्ट मिला है तो सबसे पहले कैश आया, ऐड हो जाएगा 200. और ये क्या है, इनकम है. इनकम है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा बाय 200. राइट. नो चेंजेस इन लायबिलिटी. So take the total now. 72,000 plus 200. How much? 72,200. Similarly, on the liability side, it is 10,000. And capital 62,200. So this is how we do it. Okay. Got it, everyone? So let us start with the next question, activity number 4 from the page number 37 of the textbook. So what is transaction number 1? Mr. Manohar started business with cash. So very easy. Number 1. Mr. Manohar started business with cash. How much? Rupees 75,000. Okay, so very simple. Cash comes in. We will add here 75,000 at starting level, and in the similar way, capital will also come there. Okay. What about liabilities? There is no liability. Nil. Okay. So we will take the total here. Draw, underline. $75,000 total equals to 75,000. Number 2, purchase stationery. Purchase stationery. Rupees 1,000. अभी स्टेशनरी परचेस किया तो सबसे पहले आपके पास से क्या जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट. ठीक है, तो माइनस 1,000
राइट, एंड स्टेशनरी इज कमिंग इन। यहाँ पर दो चीजें हैं, स्टेशनरी को या तो आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंसीडर कर सकते हो एज एसेट, अदरवाइज यू कैन कंसीडर इट एज एन एक्सपेंस, कि ये खर्च है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, वी विल कंसीडर, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये स्टेशनरी है, हम इसे यूज करने के लिए लाए हैं, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस। क्या होगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे। सिमिलरली दिस वुड बी नील एज यूजुअल, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 74,000, 74,000। So point number 3, transaction bought goods worth rupees 6,000 from Mohan. So we will mention here third one, bought goods rupees 6,000 from Mohan. मोहन से हमने गुड्स परचेस किया, nowhere it is mentioned that we have paid in cash, but name of the Mohan is mentioned. That means this transaction we will assume is carried on credit basis. क्रेडिट बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन कैरी हुआ है। ठीक है, तो पहली बात, गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 6,000 रुपीज का गुड्स आया हमारे पास। एंड सेकेंड थिंग, इसका पेमेंट करना बाकी है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे अमाउंट 6,000, ऐड 6,000। ओके, कैपिटल में क्या कोई चेंजेस है, नो, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। सो अंडरलाइन एंड टेक द टोटल, 80,000 equals to 6,000 plus 74,000. Okay, very simple. Number 4. Fourth one is regarding sold goods to Radha. Sold goods to Radha. Rupees 10,000. So again, they have not mentioned whether we have paid or not. तो क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो गुड्स सेल किया, हमारे पास से क्या जा रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, लेस 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स गया। अब ये जो 10,000 हमने सेल किया है, ठीक है, तो यहाँ पर राधा से पैसे लेना बाकी है, राधा से पैसे लेना बाकी है। व्हाट वी विल डू, ये हमारी क्या हो जाएगी, राधा डेटर, और डेटर क्या होता है, एसेट। ठीक है, तो 10,000 क्या हो जाएगा, ऐड। तो इसका मीनिंग क्या है, गुड्स गया, पैसे आना बाकी है, गुड्स गया, पैसे आना बाकी। यस, so there is no change in liability and no change in capital. अंडरलाइन करेंगे, accordingly this total will remain same. Number 5. Number 5, purchase mobile for business. Purchase mobile for business. Rupees
2000। अभी मुझे बताइए, ये जो मोबाइल है, सेल फोन है, वो क्या है? बिजनेस के लिए परचेस किया है तो एसेट है। क्या है? एसेट। और परचेस किया है, दैट मीन्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है, मोबाइल आ रहा है ना? तो कैश जा रहा है, सो व्हाट यू विल डू, रिड्यूस इट, लेस 2000, 2000 का कैश गया एंड अनदर एसेट इज कमिंग इन, राइट? तो मोबाइल आ रहा है, अगेन वी विल राइट 2000. So rest of the thing as it is, we will underline this thing and total will remain same. Number 6, sold goods costing rupees 20,000. Costing rupees 20,000. At a profit of 5,000. At a profit of rupees 5,000. अभी देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, 20,000 का गुड्स था, हमने 5,000 के प्रॉफिट में बेचा, मतलब हमने 25,000 रुपीज में सेल किया। गेटिंग इट? तो यहां पर से सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, वी विल रिड्यूस, लेस करेंगे कि गुड्स कितने का गया, गुड्स 20,000 का गया, राइट? गुड्स गया और कितने का गया, 25,000 का, दैट मीन्स हमको मिलने वाला है 25,000। गेटिंग इट एवरीवन? यहां पर बात क्या हो गई, 20,000 का जो गुड्स था दैट वी आर सेलिंग फॉर 25,000, हेंस वी विल रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये उनका कहने का मतलब है। ये सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में सबसे पहले ये जो 20,000 का स्टॉक था, है ना, ये क्या था, गुड्स, ये हम पहले माइनस कर देंगे, तो हमने यहां पर माइनस किया -20,000। इसके बाद ये जो 25,000 है, ये कौन है, हमारा डेटर, ठीक है ना, जिससे पैसे आना बाकी है। तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट ऐड हो जाएगा, तो वी विल ऐड इट हियर, वी विल राइट ऐड 25,000, ठीक है? और जो प्रॉफिट हुआ 5,000 का, उससे मुझे बताइए कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपिटल विल इंक्रीज, तो कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड 5,000, राइट? तो टेक दी टोटल, यहां पर इट विल गिव अस 85,000, 6,000 and 79,000, right? Last one, seventh one, paid salary 2,500. $2,500। अच्छा, सैलरी पे कर रहे हैं, पेड लिखा है, दैट मीन्स पेड इन कैश, कैश गया है ना, तो लेस हाउ मच, 2,500, कैश इज गोइंग आउट, असेट गया। अच्छा, क्यों गया, क्योंकि एक्सपेंस पे करना था, सैलरी, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कैपिटल डिक्रीज, है ना, तो माइनस करना पड़ेगा कैपिटल में से भी, and there is no effect on liability side. Underline it and take the total 82,500, 6,000 and 77,500.
डबल अंडरलाइन, so in this manner we have solved activity number 4. So in this particular question हमारे लिए नया क्या था? The new one was transaction number 6. क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000. अभी हमें मालूम है एज अ ट्रेडर हमारे पास जो भी गुड्स आता है हम उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, यस और नो? तो ये जो गुड्स था, गुड्स का कॉस्ट कितना था? तो गुड्स कॉस्ट मतलब हमने उसको परचेस किया था कितने में? 20,000 में. तो हमारे लिए कितने का हो गया? ये 20,000 का हो गया. ठीक है, हमने क्या किया? उसमें 5,000 रुपीज ऐड किया एंड वी सोल्ड इट फॉर 25,000. इसका ये मतलब है, राइट? तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि हमारे पास जो गुड्स था वो कितने का था? 20,000 का था. हमने उसमें कितना ऐड किया? हमने उसमें ऐड किया 5,000 and now we are selling it at 25,000. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000. 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा. अभी जब हमने ये गुड्स सेल किया तो हमें मालूम है हमारे पास से गुड्स गया कौन से कॉस्ट का गया? 20,000 का. तो हमने क्या किया? एज यू कैन सी हियर हमने 20,000 रुपीज लेस कर दिया, राइट? अच्छा, अब ये जो हमने सेल किया 25,000 में, तो सामने वाले पार्टी जिसको हमने सेल किया वो हमें कितना पैसा देगी? वो हमें 25,000 देगी. 25,000. तो 25,000 रुपीज जो है इट इज रिसीवेबल. इसके लिए वो हमारे डेटर हैं. इतना पैसा आएगा तो एक असेट क्रिएट हुआ. असेट कितने का क्रिएट हुआ? 25,000 का, क्योंकि ये 25,000 हमें मिलने वाला है तो हमने ऐड किया 25,000. ठीक है, तो 20,000 का गुड्स गया लेकिन पैसा 25,000 आने वाला है. तो ऐसे हमको टोटल मिल गया 85,000. ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये 5,000 रुपीज का इनकम है, इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? कैपिटल इंक्रीज होता है. तो ये जो फायदा हुआ है 5,000 का वी विल ऐड टू दी कैपिटल. तो 5,000 हमने ऐड किया एंड वी गॉट द टोटल ऑफ 79,000 हियर. ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, just like we have seen in point number 6, sold goods costing rupees 20,000 at a profit of 5,000. Now we are able to solve it in a simple manner. Okay, so let us start with question number 7. Complete the following accounting equation table. Complete करना है, जहां जहां पर क्वेश्चन मार्क है हमें मेंशन करना है. तो सबसे पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश में स्टार्ट हो रहा है तो कैश आ रहा है, तो कैश हमारे लिए क्या है? असेट है. क्या करेंगे यहाँ पर? यू विल ऐड. ठीक है, ऐड 50,000. ओके, अच्छा, क्या कोई लायबिलिटी जनरेट हुई? आंसर इज नो. सो यू विल राइट नील. नंबर 2, परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 10,000. अभी देखिए गुड्स हमने परचेस किया, कितने का परचेस किया? 10,000 का. ठीक है, सो व्हाट वी विल कंसीडर? हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि गुड्स परचेस किया तो कैश गया, गुड्स आया, है कि नहीं? तो पहले आप क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे. कैश गया कितना? 10,000 और प्लस 10,000 गुड्स आया. बराबर है. तो यहाँ पर जो टोटल है, पहले टोटल कितना था? 50,000 इक्वल्स टू नील एंड प्लस 50,000. ये पहले का टोटल था. नंबर 2 में कोई चेंजेस लायबिलिटी में भी नहीं हुआ, कैपिटल में भी नहीं हुआ. इसका बाद अभी टोटल लेंगे. सो
द टोटल विल रिमेन सेम 50,000 50,000। ठीक है, नेक्स्ट थ्री, गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन मतलब क्या हो गया, गुड्स चोरी हो गया। चोरी हो गया तो मतलब गुड्स गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेस 1000, 1000 का गुड्स गया। और क्या हुआ, ये हमें हमें लॉस हुआ। लॉस की वजह से कैपिटल क्या होता है, रेड्यूस होता है, तो आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। तो 1000 आपको यहां से भी लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या टोटल आपको मिलेगा, 50,000 minus 1000, how much you will get, you will get 49,000। here nil, and here you will get 49,000। ठीक है, now next one, sold goods for cash 5,000। हमने गुड्स बेचा, तो गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है तो माइनस 5,000। ठीक है, और कैश आ रहा है तो प्लस 5,000। अगेन टोटल विल रिमेन सेम, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो वी विल टेक द टोटल, total will be 49,000। 49,000। ओके, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या लिया, लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो कैश आ रहा है, कितने का, 7,000 का कैश आ रहा है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैश आया। दूसरा, ये लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, ऐड 7,000। ठीक है, एंड नो चेंज इन कैपिटल। सो टोटल ले लेंगे एट द एंड, 49 plus 7, 56,000 equals to 7,000 plus 49,000। This is how we have done it, right? Now question number 8, give necessary transactions for the following effect of increase and decrease in asset, capital and liabilities। अब यहां पर बताया गया, अगर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्या, असेट, तो हमें क्या करना है। ठीक है ना, क्या लिखा है, गिव नेसेसरी ट्रांजेक्शन फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द असेट एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज। so in this particular question, question number 8, they want necessary transaction for what, for the following effect of increase and decrease in the asset, capital and liability। तो इसके लिए उनको कोई ट्रांजेक्शन चाहिए, तो अपने एजम्पशन से आप कोई भी ट्रांजेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, लिखा है इंक्रीज इन असेट, सो व्हाट यू कैन राइट, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन है जिससे असेट इंक्रीज हुआ। दूसरा, डिक्रीज इन एसेट, तो आप क्या लिख सकते हो, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल किया तो असेट डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कैपिटल, तो यू कैन राइट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और इसके अलावा आप डायरेक्टली कोई इनकम भी मिला वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट कमीशन रिसीव्ड, और डायरेक्टली राइट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, दैट विल बी अ गुड थिंग। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एक्स्ट्रा कैपिटल लाया। ओके, डिक्रीज इन असेट, असेट डिक्रीज हुआ, तो असेट डिक्रीज हुआ उसके लिए क्या लिख सकते हैं, कैश पेड
मिस्टर मोहन, और आई कैन राइट डायरेक्टली मोहन। तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ रहा है, कैश जा रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, हमारे जो क्रेडिटर्स थे उनको हमने पे कर दिया, तो लाइबिलिटी क्या हुआ, डिक्रीज हो। ठीक है, डिक्रीज इन असेट, असेट डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन वी कैन राइट सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल, तो यहां पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, ड्राइंग मेड बाय ओनर। अभी देखिए इसको हमने क्या किया, ये सब हमने सेपरेट सेपरेट लिया है ना, इसको हमने कंसीडर किया 1 2 3 4 ऐसे सेपरेट कंसीडर किया, बट इन रियलिटी आप चेक करेंगे ये दोनों मिला के क्या होता है, 1 है ना, यहाँ पर इन्होंने दिया है, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा करना है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो, ऐसे ट्रांजेक्शन हम बनाएं, तो इनका पहला क्या था, देखिए इंक्रीज इन असेट, ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें असेट इंक्रीज हो रहा है और असेट डिक्रीज हो रहा है, दोनों हो रहा है। ठीक है, तो एक ही ट्रांजेक्शन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर हम इसमें लिखें परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, फॉर कैश, व्हाट वी कैन राइट, फॉर कैश ₹15,000। अब ये एक ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है मतलब इंक्रीज इन असेट, और कैश जा रहा है मतलब डिक्रीज इन असेट, राइट है ऐसा। नंबर टू क्या हो रहा है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बताओ जिसके अंदर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और असेट डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और असेट डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन हम ले सकते हैं, वी कैन राइट गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 sold for ₹40,000। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन असेट, मतलब हमारा 30,000 का गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो 40,000 में सेल किया मतलब 10,000 का क्या है, इनकम, तो 10,000 से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, गेटिंग इट। तो इस तरीके से आप इसे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होना चाहिए, एंड डिक्रीज इन असेट, असेट भी कम होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, क्या लिख सकते हैं, पेड ₹50,000 टू क्रेडिटर, है ना, हमने क्या किया, पे किया। अच्छा, पे किया 50,000 तो उससे असेट भी रिड्यूस हो गया, और क्रेडिटर को पे किया है तो क्रेडिटर भी क्या हो गया, लेस हो गया। गेटिंग इट एवरीवन। सो ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग अकॉर्डिंगली, ड्राइंग मेड बाय ओनर, इससे क्या होगा, ड्राइंग की वजह से कैपिटल भी रिड्यूस होगा और एसेट भी रिड्यूस होगा, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर किया। वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 7 and 8। समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।
मीट यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।